वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो जनाब हुस्न कमल का नावल जुगनू की किस्त नंबर 19 आ चुकी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम सेटिंग में जाकर उसने इंस्टा की आईडी से जैद के मोबाइल को लॉगिन आउट करने का किया था। अपना पासवर्ड चेंज किया जिससे ज़ैद अब चाह कर भी दोबारा लॉगिन ना कर सके। ये लें, सेटिंग करने के बाद उसने मोबाइल उछालकर अपने मुलाजिम को पकड़ाया और ख़ुद बेड दोबारा थाम लिया। इस बार ऐसा शॉट मारा कि आतिफ तक को महसूस हुआ कि वो अपना गुस्सा उतार रहे। आह, मेरे पाँव दुख गए हनी। और कितनी देर खेलने का इरादा है आपका? मुझे सुबह स्कूल भी जाना है, रिजल्ट है कल मेरा। उसकी रंगत सुर्ख पड़ गई थी, चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। उसकी आंखों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी तक वही जानता है किस तरह वही जानता है किस अजियत में था वो। आज सुबह से वाइट टी शर्ट जो हाफ आस्तीन की थी वो उसके हाथों को, मसल्स को अलग ही नुमाया कर रही थी। वो काफ़ी खूबसूरत बॉडी का मालिक था। ब्लू जीन्स और वाइट जोगर्स पहने वो इस लम्हे क़यामत ही तो लग रहा था। ऊपर से उसकी पेशानी को ढांके हुए गीले बाल, ब्लशबा वो वजाहत से माला माल मर्द था कि इस लम्हे अगर कोई लड़की उसे देख लेती तो यकीनन अपना दिल हार बैठती। आतिफ अगर रोना न मचाता पाँव के दर्द का तो अभी उसने और खेलना था। फिर मुकाबिल का स्कूल था सुबह, वो उसे मज़ीद नहीं जगा सकता था। ठीक है जाओ, बेमुरव्वती से कहते उसे जाने की इजाज़त दी। आप भी जाके आराम कर लें, ऑफिस से आने के बाद से अपने पाँव पर जुल्म ही कर रहे हैं आप। बल्कि पाँव क्या, हाथ भी पनाही मांग रहे होंगे। और दिमाग, वो तो बेचारा सोचता होगा कि किसके पास आकर फंस गया हूँ। ये तो ना खुद रेस्ट करता है ना मुझे करने देता है। ये आतिफी की जुर्रत थी कि उसके सामने इतना कुछ बोले और वो फिर भी खामोशी से सुनता रहे, बगैर किसी नागवारी के तासुरात के। हो गया, हंसी नहीं आई मुझे, सपाट से लहजे में कहकर वो बेड उसे पकड़ाकर कुर्सी की जानिब बढ़ गया था, बैठने की नीयत से। अक्खड़ हो गए हो बिल्कुल। मुझे तो तरस आता है उन बिचारियों पर जो एचजे के पीछे दीवानी है। अगर देख लें कि असल में कोई स्वीट बॉय नहीं है वो, बल्कि बिल्कुल अक्खड़ बंदा है। तो अभी आतिफ मुंह भर भर के उसकी बुराइयां कर ही रहा था कि मुकाबिल ने उसकी जानिब पलट कर खूनख्वार निगाह से देखा। तो उसका लहजा चैलेंजिंग था कि बस तुम कुछ बोलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी स्याह आंखें बताने के लिए काफ़ी थी आज के वो मजाक के मूड में नहीं है। तो चाय चाय पीने की ख्वाहिश करेंगे, जैसे मैं करता हूँ आपके साथ। मैं चाय बना के लाता हूँ, वैसे भी चांद निकला हुआ है आपका, देख लें। देखें। आतिफ के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। उसकी खतरनाक निगाहें देखने के बाद मुकाबिल तो जैसे आंखों से ही आग लगा दे। उसके सामने से ऐसे इस वक्त गायब हो जाने में ही आफियत जानी थी। आतिफ ने चाय का कहकर फौरन ही दौड़ लगा दी थी। सिर्फ 1 मिनट और उसके बाद आतिफ का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था पूरे गार्डन में। उसके जाने के बाद अब जाके कैसर ने आसमान की जानिब निगाह की। हाँ, आज चांद निकला हुआ था, बहुत बारीक सा चांद था वो, मगर अपने हुस्न में भरपूर। उसे चांद देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर घंटों बैठ के देखता। उसकी पसंद बहुत बदल गई थी अब। स्याह रातें, चमकता चांद, तन्हाई और म्यूजिक, गरम गरम चाय, बारिश, सफ़ेद पर्शियन बिल्ली। हाँ, वो पेट पालने का शौकीन हो गया था अब। उसके चांद को तकते हुए गार्डन में कुर्सी पर बैठते ही आतिफ ने किटो को लाकर गार्डन में आहिस्तगी से छोड़ा। वो रहे हनी, जाओ जाकर मूड सही करो उनका। उसने किटो को प्यार करते कैसर के पास जाने का कहा। वो ना भी कहता तो भी किटो उसी की जानिब भागती। कैसर कुर्सी पर बैठा हुआ चांद को देख रहा था जब वो वाइट पर्शियन बिल्ली आकर उसकी गोद में बैठी। इस लड़के ने कुछ ना कहा। वो आदत के मुताबिक अपने पंजे उसकी पैंट में गड़ाने लगी, जो उसे चुप भी रहे थे। वो हसीन लड़का आहिस्ता आहिस्ता उसके सर से लेकर दुम तक प्यार से हाथ फेरता रहा। साथ उसकी निगाहें आसमान पर चमकते चांद पर टिकी थी। उसने एक लफ्ज अदा न किया और ना ही वो नायाब की तरह बातें करने का आदी था चांद से। वो बस खामोशी से देखता रहा, यहाँ तक के सामने आतिफ आकर बैठ गया चाय लेकर, और उसे खबर तक ना हुई। जिनके ज़मीन पर प्यारे खो जाते हैं, अम्मी कहती हैं, वही आसमान में चांद देखते हैं। आतिफ की आवाज़ कानों की समाज से टकराई तो जाके इल्म हुआ उसकी मौजूदगी का। खोया नहीं है मेरा, बस खफा है, संजीदगी से कहते उसने चाय का कप उठाया। खोया नहीं है मेरा, वो बस खफा है, संजीदगी से कहते उसने चाय का कप उठाया। किटो, थोड़ी देर नीचे उतरो, मैं अभी चाय पी रहा हूँ, कहीं गिर विर गई अचानक तो जख्मी ना हो जाओ तुम। वो तो भूल ही गया था कि किटो उसकी गोद में बैठी है। चाय का कप हाथ में लेते ही जब सिप लेने लगा तो मियाऊं की आवाज़ ने उसे मुखातिब किया। तब जाके वो पूरी तरह हवासों में लौटा था। उसने चाय का कप वापस टेबल पर रखकर बड़े प्यार से पहले किटो को नीचे उतारा और फिर दोबारा कप हाथ में लिया। वो भी कहाँ जाने वाली थी, उसके पाँव से कुछ देर तक अपना सर मसलती रही और फिर वहीं बैठ गई। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट पसंद नहीं होती, वो बस आपकी पसंद को पसंद होती हैं और आपको खुद पसंद आ जाती हैं। जैसे किटो, वो कोई पली हुई बिल्ली नहीं थी, ना ही वो कहीं से ख़रीद कर लाया था। वो उसे रोड पर ज़ख्मी हालत में मिली थी। यही कोई 3 साल पहले बहुत सी गाड़ियाँ इस ज़ख्मी बिल्ली के आगे से गुजर रही थी, मगर किसी ने ध्यान न दिया सिवाय उसके। बस उसे पहली निगाह देखते ही अपने जुगनू की किटो याद आ गई थी। वो कोई एनिमल
लवड़ नहीं था, फिर भी उसे उठा लाया। उसका पाँव जख्मी था, बुरी तरह उसका इलाज करवाया, उसका ध्यान रखा, और यहाँ तक कि उसे अब खुद पाल रहा था। आतिफ देख सकता था वो अच्छे मूड में नहीं है। इसके बावजूद किटो से बात करते वक्त उसके लहजे में बड़ी नरमी थी। कुछ चीज़ों की अपनी कोई अहमियत नहीं होती, बस उनका महबूब से वास्ता होना उन्हें ख़ास कर देता है। और वो बिल्ली वास्ता ही तो थी, तभी गुस्से के वक्त भी उससे नरमी करना ना भूला। जब उसकी बिल्ली से तशबिया रखने वाली बिल्ली का ये आलम है, तो उसका आलम क्या होगा। मेरा मेरा रिजल्ट है हनी, दुआ करना मेरे लिए, वरना डैड ने बहुत मारना है। मैं खुदकुशी करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा फेल होकर वापस घर आने से। अभी कर लो, क्योंकि जिस तरह तुम सोच रहे हो इस तरह सिर्फ फेलियर ही सोचा करते हैं। मुकाबिल ने कोई हमदर्दी जाहिर नहीं की थी। इसके आखिरी जुमले पर उल्टा उसे हकीकत का आईना दिखाया। आतिफ कुड़कुड़ा कर रह गया था। सामने बैठा शख्स जैसे सीने में दिल ही ना रखता हो। क्या चला जाता अगर हमदर्दी के दो बोल बोल देता, या अच्छी सी दुआ दे देता, या यही दिलासा दे देता कि फेल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा तुम्हारे बाबा को। क्या हनी, आप भी ना, वो शिकवतन लहजे में बोला। मगर मुकाबिल ने अब कुछ न कहा। वो चाय का घूंट मुंह में भरते कहीं बहुत गहरी सोच में गुम हो चुका था। उसकी आंखों के आगे फिर वही पोस्ट थी, फिर वही लफ्ज थे। आतिफ देख सकता था मुकाबिल की आंखों में मजीद सुर्खी को उमटते। उसने अपना चाय का कप उठाकर वहां से जाने में ही अपनी आफियत समझी। अगला सीन, यार जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल है। बोर्डलियन ला- वो बोर्डलियन लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर पर बैठी हुई थी, जब वो उसके बराबर में आकर बैठते हुए मुश्किल जिंदगी का रोना रोने लगी। खास तौर पर हम जैसी इस्लामिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों की। वो नायाब को अपनी जानिब मतवजा करना चाहती थी, मगर इस लड़की ने एक बार भी निगाह न उठाई किताब से। हफ्सा को लगा उसने सुना ही नहीं। नायाब, मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, इंसान ना सही, कम से कम रूममेट होने के खातिर थोड़ी तो हमदर्दी दिखाओ। वैसे बोलना तो मुझे इंसान ही चाहिए था, लेकिन मुझे पता है इंसानों वाले वस्फ तुम में पाए ही कब जाते हैं। रोबोट ही लगती हो मुझे पूरी। वो सर झटक कर आखिरी जुमला खफगी से अदा कर रही थी। तुम्हें हमदर्दी किस बात पर चाहिए वो बोलो। किताब पर निगाहें जमाए पेंसिल से एक पैराग्राफ पर गोल दायरा बनाते उसने भला की बेनियाजी के साथ कहा। तो हफ्सा उसका ठंडा सा रिएक्शन दे के एक गहरा सांस लेकर रह गई। तुम मेरी जानिब देखोगी तो बोलूंगी ना। हफ्सा फौरन टोकने वाले अंदाज में गोया हुई। मैं कान से सुनती हूँ हफ्सा। टोकने के बावजूद नायाब ने निगाह उठाने की जहमत अब भी ना की, साथ ही खासा जता के जवाब दिया था। तभी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता, रोबोट कहीं की। हफ्सा उसके जवाब पर खासा चिढ़कर बोली। मैं बनाना भी नहीं चाहती, टाइम वेस्ट ही होगा। वो अब अपना रजिस्टर उठाकर उसमें सफेद कागज पर कलम घसीटते हुए बेनियाजी से कह रही थी। दोस्त बनाना टाइम वेस्ट करना नहीं होता, मगर तुम नहीं समझोगी, रोबोट जो ठहरी। इस लड़की ने खासा तपे हुए लहजे में जवाब दिया था। सब इमोशनली बातें हैं ये। जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई साथ नहीं खड़ा होता, बस हम होते हैं और हम ही रह जाते हैं। हफ्सा देख सकती थी उसका कलम नहीं रुक रहा था। वो बोल भी रही थी और साथ लिखती भी जा रही थी, जबकि बोलने और लिखने वाला टॉपिक एक नहीं था। हफ्सा ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। यकीनन वो नायाब की फिलॉसफी को समझने से कासिर थी, क्योंकि वो जानती ही नहीं कि नायाब ने माजी में क्या कुछ सहा है। दोस्त न बनाने का कोई एक लॉजिक दे सकती हो तुम मुझे। जिंदगी का इम्तिहान इंसान ने अकेले ही पास करना होता है, चाहे कितना ही हुजूम हो दोस्तों का क्यों ना लेकर घूम रहा हो। और जब मुझे अकेले ही पास करना है तो फिर मैं दोस्त बनाकर टाइम वेस्ट क्यों करूं। अगर जिंदगी का एक इम्तिहान तुमने अकेले पास कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के सारे इम्तिहान तुम अकेले पास कर लोगी। जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे जरूर आते हैं जिसमें इंसान को दोस्त की जरूरत पड़ती है। अब जब वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी में आएगा ना, तो देख लेना मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। तुम्हारी जिंदगी के लफ्ज पर उसने खासा जमाव दिया था। देखते हैं ना, आपने दो लफ्जी जवाब देकर इस मौजू को समेटा। इन दोनों का दोस्ती को लेकर नजरिया बहुत अलग था। हर जगह बात को सही गलत के तराजू में नहीं तोला जाता। नायाब ने जरियाब के बाद कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया, और ना ही वो बनाने नायाब ने जरियाब के बाद कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया, और ना ही वो बनाने पे एतबार रखती थी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। नायाब अपना काम करती रही और हफ्सा उसे नोट्स बनाता देखती रही। उफ, मैं तो भूल ही गई जो बात तुमसे कहने आई थी। हफ्सा ने अचानक याद आने पर अपने सर पे धप लगाई। यार बड़ा मसला हो गया है। वो अच्छे से जानती थी इस यूनिवर्सिटी में जो मसला उसे पेश आया है वो सिर्फ नायाब ही समझ सकती है। इसलिए अपना पेट और दिल हल्का करने के लिए उसके पास आन पहुंची थी। मुरव्वत में ही कम से कम पूछ लो मुझसे कि क्या हुआ है। नायाब को तवज्जो ना देता देख वो आहिस्तगी से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर सरगोशी कर रही थी मिन्नती अंदाज में। क्या हुआ, वो ही सदा का बेजार ले जा। वो हेनरी है ना क्लास में बैक बेंचर, वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। हिफ्जा खासा एक्साइटेड होकर बता रही थी। क्या मैं कर लूँ, लचकदार लहजे में इस्तफसार किया। कर लो, सिरसिरी सा जवाब। मगर एक नामहरम से बात करना गुनाह होगा ना। उसने अपने दिल का डर जाहिर किया। तो ना करो, मगर मुझे वो अच्छा लगता है। ये भी तो हो सकता है ना वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस्लाम कबूल कर ले। वो बस एक रास्ता ढूंढ रही थी खुद को सही साबित करने का, जैसे गुनाह करते वक्त खुद को लारे दे
लप्पे दिए जाते हैं, ये जानते हुए भी कि मिस्बत सोच रखने से भी गुनाह सवाब नहीं बन जाएगा तो कर लो। उसका कलम मुसलसल चल रहा था, मगर अम्मी बाबा को पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगे, कहेंगे हमने तुम्हें इसलिए भेजा था इतनी दूर, उनके एतबार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती मैं, तो ना करो वही लापरवाही। लेकिन अगर मैंने ना कर दी तो हेनरी दोबारा मुझे कभी नहीं पूछेगा दोस्ती का, और मुझे बहुत दुख होगा किसी और लड़की को उसके साथ देखकर। तो कर लो, लेकिन वो एक नामहरम है, मेरा उससे बात करना किसी सूरत जायज़ नहीं होता, चाहे मैं कितनी ही दलीलें दे लूं। वो रूहानसा होकर बोल रही थी, अब उसकी आवाज़ ही बता रही थी कि जंग चल रही है उसके अंदर, नेकी और बदी का तूफान बरपाए। वो नहीं समझ पा रही थी क्या करे और क्या ना करे, या यूं कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो समझना ही नहीं चाहती थी। वो बस एक राह ढूंढ रही थी जो उसके गुनाह को जस्टिफाई कर दे। जब नफसानी ख्वाहिश से मुकाबला होता है, नफसानी ख्वाहिश भी वो जिसके आपको बहुत तलब है, तो इम्तिहान इतना ही सख्त हो जाता है। तो ना करो। मशवरा हमेशा उससे लें जो आपको जज ना करे। मशवरा लेने वाला हमेशा खुद भी जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, बस वो हतमी राय पर नहीं पहुंच पा रहा होता। नायाब ने उसे जज नहीं किया, किसी पॉइंट पर भी नहीं, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता उसी के अंदर से उसका जवाब निकलवा लिया। पता नहीं मैं कौन सी कौम से ताल्लुक़ रखती हूँ, ना मुझसे ठीक तरह नेक बना जा रहा है और ना ही मुझसे पूरी तरह बद बना जा रहा है। वो बेबसी से अपने बाल नोचते हुए रूहानसा सा लहजे में बोली, तो नायाब का नक्कियों से उसे तकते हल्का सा मुस्कुरा दी। अगला सीन, हफ्सा का मूड बुरी तरह ऑफ था, इसलिए वो ज़बरदस्ती नायाब को लेकर कॉफ़ी पीने चल पड़ी थी, उसके लाख मना करने के बावजूद भी। वैसे नायाब वो टैक्सी में थी, नायाब की निगाहें खिड़की से बाहर नजर आने वाली ऊंची ऊंची इमारतों पर टिकी थी। मैं बात कर रही हूँ नायाब, उसे अपनी जानिब मतवजा ना होता देख हफ्सा झंझलाकर जताते हुए बोली, मैं कानों से सुनती हूँ हफ्सा। वो फिर उसे बावर करा रही थी, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, जब तक तुम अपनी आंखें मुझ पर नहीं टिकाओगी तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा कि तुम मेरी बात सुन रही हो, इसलिए प्लीज़ मेरी जानिब देखा करो जब मैं तुमसे बात करूँ। आखिरी जुमला वो दांत पीसते हुए खासा मिन्नती लहजे में अदा कर रही थी, जिसमें झंझलाहट नुमाया थी। बोलो। वो उसकी मिन्नत पर थोड़ी तवज्जो देते अब उसकी जानिब तरस खाकर मुड़ी। तुमने तो कहा था बिल गेट्स ने ऊपर का टिकट कटवा लिया है। हफ्सा अपनी आंखों को छोटा कर बगौर उसे देखते तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछ रही थी। हाँ तो लापरवाह से लहजे में वो जिंदा है, खासा जताकर कहा, बताते हुए आवाज़ भी गैर इरादी तौर पर बुलंद हो गई थी उसकी। अच्छा तो होगा। इस लड़की के लहजे में न तो दूर दूर तक हफ्सा को कोई शर्मिंदगी नजर आई, ना ही नदामत के आसार, ना ही ऐसा लगा जिससे उसे कोई पछतावा पहुंचा हो कि उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसे। और मैं समझ रही थी 200 आईक्यू लेवल वाली बंदी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देगी मुझे। हफ्सा को जैसे सदमा लगा था उसकी बात सुन। नायाब ने शहादत की उंगली कान में घुमाते उसे नहायत बेजारियत से देखा। अच्छा हुआ मेरा हिस्ट्री का पेपर नहीं था, वरना मैंने तो फेल हो जाना था। तुम्हारी बातों को ऑथेंटिक समझकर लिख के आने पर वो जज्बस होकर नाक फुलाते हुए बोलती नजर आई नायाब को, तो गूगल चाचा को क्या सिर्फ एचजे की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए रखा है तुमने? नायाब ने आईब्रोज काकर चिढ़ते हुए पूछा। नायाब किसी चीज़ से इतना नहीं चिढ़ती थी जितना हफ्सा के हर वक्त नेट पर बैठकर एचजे को देखने पर चिढ़ा करती। जिस इंसान का वो नाम सुनना पसंद न करे, हफ्जा ने उसके बड़े बड़े पोस्टर अपने साइड पे लगा लिए थे जिस पर ना चाहते हुए भी उसकी निगाह पड़ती। और यही क्या कम था कि उसके चाय के मग से लेकर उसके बालों के ब्रश तक हर जगह एचजे की तस्वीर लगी नजर आती थी। तो क्या तुमने अपना ये 200 का आईक्यू लेवल सिर्फ क्लास में प्रोफेसर्स के सामने इम्प्रेस करने के लिए रखा है? वो भी दूबदू आस्तीनों को चढ़ाकर मैदान में उतरी। वो भी हफ्सा थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हासिल की थी उसने, यकीनन ज़हीन फतीन ही थी, तभी तो यहाँ पहुंची। नायाब के बाद क्लास में दूसरा नंबर उसी का लगता था जहानत में। क्लास में कभी भी टॉपर बच्चे से फेल आने वाला बच्चा नहीं चढ़ता, वो तो बड़ी इज्जत करता है उसकी। वो सेकंड आने वाला बच्चा होता है जिसे आग लगी होती है। हमेशा मैं वही याद रखती हूँ जो याद रखना चाहती हूँ। जब गूगल पर सारा डेटा मौजूद है उनका और मेरी सिर्फ एक उंगली के सर्च पे रखा है, तो फिर मैं अपने दिमाग को जहमत क्यों दूँ? अगर हिफ्ज़ा की जगह इस्लामिक कैसर बैठा होता तो यकीनन उसे वो बचपन वाली नायाब याद आ जाती, जो सुस्ती और काहिली के सबब नहाने भी नहीं जा रही थी, ये कहकर कि कपड़े तो है नहीं, दोबारा यही पहनना पड़ेंगे, फिर नहाने का क्या फ़ायदा? तुम चीज़ क्या हो नायाब? वो सामने बैठी लड़की इस भूरी आंखों वाली दोशीज़ा को समझने की कोशिश करते हुए झिंझलाकर पूछने लगी। मैं वो हूँ जो लीजेंड बनने के लिए पैदा की गई हूँ, ना कि लीजेंड्स की तारीख याद करने के लिए, ना कि लेजेंड्स की तारीख याद करने के लिए। वो पुरएतमाद अंदाज में कहती वापस खिड़की की जानिब रुख कर गई। मगरूर चुड़ैल कहीं की। हफ्सा कड़कुड़ा कर रह गई थी। अगला सीन, हफ्सा को वापसी पर बस में आने का शौक चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों बस स्टेशन पर खड़े हुए। बस आने में अभी टाइम था। वो यूं ही इधर उधर नजर उड़ा रही थी जब उसकी निगाह एक कोने में बैठे बच्चे पर गई। नायाब के जहन को जो बात खटकी वो था उसका स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस होना रात के इस वक्त। भला कौन से स्कूल लगता है? वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठकर इस बच्चे के पास जाकर बैठ गई। उसके अचानक अमल पर हफ्सा भी मतवजा हुई इस बच्चे की जानिब। वो बच्चा नायाब से सिर्फ 2 साल छोटा था और कद में वो नायाब से बड़ा ही होगा, इसलिए वो दोनों जब साथ बैठे तो हम उम्र ही लगे देखने वालों को। आप ठीक हो? जब करीब आकर बैठी तो उसके अंदर से रोने की आवाज़ें आती सुनाई दी।
चेहरा इतना झुका हुआ था कि वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन आवाज़ों से महसूस कर सकती थी कि वो रो रहा है। नायाब के नरमी से इस्तफसार करते ही उस लड़के ने चेहरा उठाया। इस लड़के का चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। नायाब ये देख हल्का सा परेशान हुई। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, डैड मुझे बहुत मारेंगे, मैं घर नहीं जा सकता। हफ्सा भी नायाब से बिल्कुल लग कर बैठ चुकी थी। पतला दुबला सा वो कम उम्र लड़का रोते हुए बताने लगा। अगला सीन, सर आपके घर से फ़ोन आ रहा है। वो कैबिन में काम कर रहा था जब उसकी सेक्रेटरी आशा ने आकर इत्तला दी। उसके पर्सनल सेल का नंबर सिर्फ 4 ही लोगों के पास था। एक अब्दुलरहमान साहब, दूसरा अल्तमश, तीसरा उसकी टीएमएमबी टीम की मैनेजर और चौथी नायाब। इनके अलावा कोई भी कॉल करे तो वो उसके दूसरे सेल पे आता था जो उसकी सेक्रेटरी के पास रहता। वो आपसे बात करना चाहते हैं। 2 हाथ बढ़ाकर सेल मांगा तो उसकी सेक्रेटरी ने फ़ौरन आगे किया। उसने कॉल बैक की। हेलो छोटे मास्टर, आपको परेशान कर रहा हूँ उसके लिए माजरत, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आतिफ स्कूल से घर नहीं लौटा है। आज मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिल रहा। मैं उसके सारे दोस्तों से भी राब्ता कर चुका हूँ, वो किसी के साथ नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है छोटे मास्टर, प्लीज़ कुछ करें। आप जानते हैं आतिफ मेरी वाहिद औलाद है। आतिफ के वालिद जो उसके मुलाजिम थे वो फूट फूट के रो रहे थे बात करते वक्त। कैसर को अचानक ही उसकी कल रात कही बात याद आई। शिट, वो बेधड़क बोल उठा। आप फिक्र न करें, मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। इतना दिलासा देकर उसने फौरन कॉल डिस्कनेक्ट की और पुलिस को कॉल मिलाई। आतिफ उसके लिए बहुत खास था, बिल्कुल छोटे भाई जैसा। स्कूल से मालूमात करने पर जब इल्म हुआ कि वो फेल हो गया है तो वो मजीद परेशान हुआ। सिर्फ पुलिस को ढूंढने पर लगाकर वो खुद हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता था, हरगिज नहीं। अब वो खुद भी अपने गार्ड्स के साथ उसे रोडों पर ढूंढता फिर रहा था। कहाँ हो आतिफ, कोई गलत कदम ना उठा लेना प्लीज़। वो हर उस जगह जा रहा था जहाँ आतिफ के होने का 1% भी चांस था। कोई इस लड़के की बेताबी और कर्ब भरा चेहरा देखता तो समझता अपना सगा भाई ढूंढ रहे, और वो ऐसा ही तो था, मोहब्बत करने पर जान तक लुटा देने वाला और नफरत करने पर सांसें तक छीन लेने वाला। सर कॉल आई है, आतिफ घर पहुंच गए। इसके गार्ड्स की इत्तला देते ही जैसे जान में जान आई थी। घर चलो फौरन, उसके कहते ही गाड़ी घुमा ली गई। वहीं दूसरी जानिब छोटे मास्टर को इन्फॉर्म कर दिया हमने, वो आते ही होंगे, देखना कैसे तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगे आकर। आतिफ के वालिद इन लड़कियों का लिहाज ना रखते हुए उसे डांट रहे थे, जिसकी वजह से वो खासा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। और वो अच्छे से जानता था ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे जो कैसर ने आके उसकी क्लास लगानी है। अंकल प्लीज़ डांटे मत, वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। वो हफ्सा थी जो उसके आगे ढाल की तरह खड़ी हो गई थी। अगर फेल हो भी गया था तो इसे मेरे पास आना चाहिए था। क्या मैं गलत गुस्सा कर रहा हूँ इस पर? आतिफ के वालिद हफ्जा से ही पूछने लगे। वो खासा भरम दिखाई दे रहे थे, जो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी थे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक गुस्सा कर रहे हैं, उसने वाकई बेवकूफ़ी की है आपके पास ना आकर, लेकिन अब तो हो गई ना। ये छोटा है, इसे मुआफ़ कर दें, आइंदा नहीं करेगा, हमने इसे समझा दिया है। आतिफ रोते हुए मुसलसल हफ्सा को खुद के लिए लड़ते हुए देख रहा था। अंकल अब जाने भी देना, हफ्सा के लचकदार लहजे में मिन्नत करते ही वो अब थोड़े ठंडे पड़े। आतिफ माफी मांगो अपने वालिद से और वादा करो तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। आतिफ ने हफ्सा के कहते ही फौरन माफी मांगी। नायाब वहीं खामोशी से कड़ी पूरा मंजर देखती रही। हफ्सा ने वैसे भी सब कुछ हैंडल कर लिया था, उसे ज़रूरत नहीं थी बोलने की। अच्छा अंकल अब हम चलते हैं। वो दोनों सिर्फ आतिफ को घर सही सलामत छोड़ने आई थी। जब काम हो गया तो वो अब दरवाजे से ही वापस लौट कर जाने लगी। बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी छोटे मास्टर आते ही होंगे हमारे, वो अपनी गाड़ी में भेज देंगे आप लोगों को। ऐसे रात के वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। इन दोनों को आतिफ को घर छोड़ने के चक्कर में बहुत दूर आना पड़ गया था, इसलिए जब सामने मौजूद शख्स ने अपने छोटे मास्टर की गाड़ी का जिक्र किया तो हफ्सा फौरन राजी हुई। नहीं, हम चले जाएंगे, इट्स ओके। मैं आप किसी का बिला वजह एहसान लेना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनकी मदद की ऑफर को रद्द किया। मगर रात का वक्त है बेटा, और आप दोनों स्टूडेंट्स लगती हैं, सेफ नहीं है अकेले जाना, इसलिए कह रहा हूँ। फिर यहाँ से आपको टैक्सी भी बहुत मुश्किल से मिलेगी। हमारे छोटे मास्टर बस आते ही होंगे, हमने इन्फॉर्म कर दिया है उन्हें। आतिफ के वालिद के बहुत इसरार पर वो दोनों राजी हुई। अब वो इन दोनों को गार्डन में बिठाकर कॉफ़ी लेने चले गए थे। मियाऊं मियाऊं, बिल्ली की आवाज़ आने पर जहाँ हिफ्सा खड़ी होकर पीछे मुड़ी थी वहीं नायाब साकित हुई। ये किटो है। आतिफ किटो को अपनी गोद में लेकर आया था उनसे मिलवाने। वो मुसरत भरे लहजे में कहता हफ्सा को दिखा रहा था, सामने आकर, जबकि नायाब बिल्कुल साकित सी बैठी हुई थी। वो तो हिली तक नहीं, कितनी प्यारी है ये तो। हफ्सा आतिफ की गोद में किटो को प्यार करने लगी, जबकि नायाब सिर्फ इस बिल्ली को देख रही थी। इस बिल्ली को देखकर ऐसा लगा जिसे सालों पुरानी उसकी किटो वापस आ गई हो। बड़ी होकर वो साथी थी, बुरे वक्त की साथी, और बुरे वक्त के साथियों से बड़ी शिद्दत से मोहब्बत हुआ करती है। नायाब उसे प्यार करना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों हिम्मत ना कर सकी। वो बस उसे दूर दूर से आतिफ की गोद में देख रही थी। आतिफ बहुत प्यारा सा लड़का था, नायाब से सिर्फ 2 साल छोटा। नायाब के चेहरे पर जो कुदरती भोलापन था वही बताने के लिए काफ़ी था कि वो बहुत कम उम्र लड़की है, जबकि हफ्सा उसके मुकाबले में बड़ी मालूम होती। गोद में लेंगी? नायाब को दूर से तकता हुआ देख वो करीब लेकर आ गया था बिल्ली को। नहीं, वो भौंकलाकर तेजी से इनकार करने लगी। ओ डोंट से कि तुम इतनी प्यारी बिल्ली से डरती हो। हफ्सा को हैरत हुई थी जो उसके लफ्ज़ों में बस जाहिर भी थी। वो डरती नहीं थी, बस इस बिल्ली का अपनी किटो जैसा होना उसे बहुत पुरानी यादों में ले गया था। वो बिल्ली का बच्चा, वो अंधेरे, वो गर्मी,
वो चीखे, वो रोना, वो उदासी, वो मायूसी, वो भूख, वो हिचकी, वो कुछ नहीं भूली थी। अगला सीन, आंखों में इन कर्ब भरी यादों को देने वाले शख्स का चेहरा उभरा था, जिसे दिल ही दिल न जाने कितनी कोसें दी। और वो लड़की कहाँ जानती थी कि जिसके घर में उस वक्त वो खड़ी है और जिस छोटे मास्टर का वो इंतजार कर रही है, वो कोई और नहीं, उसका अपना कैसर है। का कॉफ़ी। आतिफ के वालिद कॉफ़ी लेकर आए थे। उन्होंने लाकर टेबल पर रखी तो हफ्सा ने फौरन ही चेयर पर बैठकर उठा ली। आप भी लो ना नायाब। आतिफ के कहने पर उसने भी कप उठाया। बहुत मज़ेदार है अंकल। हफ्सा ने पहला घूंट पीते ही तारीफ की, जबकि नायाब खामोशी से पीने में मशगूल थी। लो, छोटे मास्टर भी आ गए। उसकी गाड़ी का मेन दरवाजे से दाखिल होना था कि आतिफ के वालिद मुसरत भरे लहजे में बोले। नायाब ने यूं ही गर्दन मोड़कर गाड़ी की जानिब देखा। अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैली। वो गाड़ी से उतरने वाला शख्स था जो एक लम्हे के लिए उसकी सांस रोक गया। कैसर की गाड़ी से उतरते ही पहली निगाह सामने गार्डन में मौजूद चेयर पर बैठी लड़की पर गई। सब कुछ थम गया था। चलती हुई हवा, इर्द गिर्द के लोग, पानी का फवारा, डाली से उड़ते परिंदे, घड़ी की चलती हुई सुई, गोया दुनिया की हर शे इस वक्त थमी हुई महसूस हुई। कैसर अब्दुर्रहमान को कहाँ का वसल तन्हाई ने शायद भेस बदला है, कहाँ का वसल तन्हाई ने शायद भेस बदला है। तेरे दम भर के मिल जाने को हम भी क्या समझते हैं। पूरे 10 साल बाद आज नायाब ने उसे देखा था, बगैर किसी मास्क के। मैगजीन और टीवी में तो बहुत बार देखा था, मगर आज रूबरू देखने की बात ही अलग थी। वो काफ़ी मैच्योर लग रहा था और ख़ूबसूरत भी। छोटे मास्टर, वो आतिफ के वालिद की आवाज़ थी जो उसे वापस हवासों में लौटा गई। नायाब हर बार की तरह लॉन्ग कोट जेबतन की हुई थी। वो बिस्किटी कलर का लॉन्ग कोट उसके सारे कपड़ों को छुपाए हुए था। उसका सफ़ेद चेहरा और भूरी चमकती फैली आंखें बताने के लिए काफ़ी थी कि वो शौक में। नायाब को बहुत कम चीज़ें शौक करती थी, लेकिन अगर कहा जाए कि कैसर अब्दुर्रहमान उनमें भी सरे फहरिस्त थे तो गलत ना होगा। वो अपने लंबे लंबे पाँव से नॉर्मल कदम भरता उन तक पहुंचा। नायाब कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर जाने की नीयत से सीधी खड़ी हो गई थी। छोटे मास्टर, यही 2 लड़कियां आतिफ को घर लेकर आई हैं, वरना ये तो बस स्टेशन पर बैठ के रो रहा था बजाय घर आने के। डैड, हनी अभी आए हैं, उन्हें सूखता सांस। तो आतिफ बोलते बोलते रुका जब उसने गौर किया कि कैसर की निगाह तो उस पर है ही नहीं, और ना ही वो गुस्से में दिखाई दे रहा है। वो तो बस खोया खोया सा नायाब की जानिब बढ़ता हुआ आ रहा था और फिर नायाब के पास आकर रुक गया। कैसर की निगाहें नायाब के खूबसूरत और भोले चेहरे का तवाफ कर रही थी। नायाब, ये तो मिस्टर कैसर अब्दुर्रहमान है ना, तुम्हारे मामू। हिफ्जा की आवाज़ में जो एक्साइटमेंट थी वो नायाब से छुपी न रह सकी। आप जानती हैं मुझे। उसे नहीं लगा कि नायाब ने कभी उसका जिक्र भी किया होगा। वो हफ्सा की जानिब मतवजा होकर हैरत से पूछ रहा था। जी बिल्कुल जानती हूँ, नायाब बहुत बातें करती है आपके बारे में। हर वक्त उसके मुंह पर आपकी तारीफ़ें रहती हैं। इतनी तारीफ़ें करती है, इतनी तारीफ़ें करती है कि कभी कभार तो मुझे उसे चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और बार हफ्सा का लंबी लंबी छोड़ना था कि नायाब ने आग बबूला होकर उसकी जानिब देखा। वो और कैसर की तारीफ़ें करे, नामुमकिन, मुहाल, कभी हो ही नहीं सकता। कैसर के नज़दीक अगर नायाब की दोस्त बता रही थी तो उसमें कुछ तो सदाकत होगी। और यही सोच लम्हा भर के लिए उसके दिल में खुशी दाखिल हो गई। चश्मा लगाकर सोया करो तो ख्वाब साफ नजर आएंगे हफ्सा बीवी। नायाब ने एक लम्हा नहीं लगाया था हफ्सा को आड़े हाथों लेने में। क्या सोच कर वो उसके नाम पर कैसर की चापलूसी कर रही थी? हैं, क्या मतलब? हफ्सा नासमझी से पूछ उठी, जबकि कैसर उसकी मफामाना किए तंज को समझते हल्का सा सर झुकाकर जख्मी सा मुस्कुरा दिया। दिल में जो खुशी दाखिल हुई थी वो नायाब के कड़वे जुमले सुनते ही दम तोड़ गई। मतलब साफ था कि मैं और कैसर अब्दुर्रहमान की तारीफ करूँ हूँ सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में, और मुमकिन है कि ख्वाब में भी तुम ही हो। बस चश्मा ना होने के सबब नजर ना आ रहा हो। हॉस्टल जाके फुर्सत से समझाऊंगी। नायाब ने जब दांत पीसते हुए कहा तो हफ्जा ने आंखें मींची। वो समझ चुकी थी शेरनी के मुंह में हाथ डाल दिया है उसने। लगता है मामू भांजी के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। हफ्जा दिल ही दिल में बड़बड़ाई। माहौल पर फैली वो गैर दोस्ताना फिजा को उसने पहले क्यों महसूस ना किया। वो यही पछता रही थी। उसने सोच लिया था जलतू जलालतू आई वाला को टालतू की तस्वीर पड़ती हुई जाएगी पूरे रास्ते, क्योंकि नायाब तो उसे छोड़ने वाली है नहीं। अब हम चलते हैं। नायाब इस हसीन नौजवान की मौजूदगी में अपने दिल को बहुत भारी होता पा रही थी। कैसी लगी आज की एपिसोड आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।